एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 18, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 180 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तो ये साइंस का एनसीईआरटी चल ही रहा है, इसके अलावा भूगोल का भी एनसीईआरटी मैं शुरू कर चुका हूँ। तो भूगोल में क्या करेंगे, हम सब चैप्टर वाइज चलेंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम सब चैप्टर वाइज करेंगे, जिससे आपको बेसिक से लेकर के हार्ड लेवल तक का एनसीईआरटी आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आप जाकर के हमारा नोटिफिकेशन पा करके वीडियो देख पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 171 से शुरुआत करते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन के प्रेरित होने से यह होता है? तो माँ और बच्चे में एक अलग ही प्यार होता है, तो किस वजह से होता है? तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, तो यह इसी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप याद रखेंगे। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना या शिशु की देखभाल की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, पहला स्त्रियों के गर्भाशय, दूसरा स्तन ग्रंथियों। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है माँ और शिशु के बीच प्यार को बढ़ाता है, ये वाला हार्मोन। तो आप याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 171 का आंसर हो गया ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 172, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। पत्ती हरित लवक की वजह से हरे होते हैं, यही पत्ती के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, जो कि पौधे अपने भोजन को बनाने में सूर्य की लाइट से करते हैं। और हम सबको क्या प्रोवाइड करते हैं? तो हम सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और अपना क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, नीचे का फॉर्मूला देख लें। प्रकाश संश्लेषण में एक पॉइंट में लिख दिया हूँ, एक बार क्वेश्चन में आ गया था। प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो ये लाल प्रकाश प्रभावकारी होता है। कभी कभी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे प्लांट जो है वो इंडोर में रहते हैं, फिर भी तो वो जीवित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो हम सब जो नेचुरल लाइट जलाते हैं, वाइट लाइट जिसको CFOL बोलते हैं, वो जब लाइट जलता है तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। उतना नहीं हो पाता है, पर होती है क्रिया, जिससे कि पौधे में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इंडोर प्लांट भी काफ़ी समय तक जीवित रह जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बदले में हम सबको ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लीज सेव ट्री एंड सेव लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 नंबर क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, जिसको बोलते हैं राजनाग। आइए किंग कोबरा के बारे में जानते हैं। ये बहुत लंबी सांप होती है, और इसमें भर के न्यूरोटॉक्सिन जहर होती है, मतलब इसके एक बूंद जहर से ऐसा कहा जाता है कि 200 प्लस आदमी की मृत्यु हो जाए। तो जब भी किंग कोबरा है, पहले तो किंग कोबरा को माइंड भी होता है, तो ज़बरदस्ती कुछ करता नहीं है, लेकिन आप उसको अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कर देगा जो करना होगा। फिलहाल किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। क्यों बनाता है? तो किंग कोबरा एक अंडयुज सांप है, यानी अंडा देने वाला सांप है, जो कि घोंसला का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 40 से 50 अंडे देती है। अंडे तो सारे सर्प देते हैं, लेकिन ये एक घर बना के अंडा देती है, ताकि ये एक गुड पेरेंट्स भी होता है। ठीक है, इसके माता पिता गुड पेरेंट्स होते हैं। ये अपने बच्चे का देखभाल तब तक करते हैं जब तक वो अंडे से बाहर ना आ जाए। तो मादा उसमें लगभग 40 से 50 अंडे देती हैं। अंडे से बच्चे निकलने तक किंग कोबरा घोंसले की पहरेदारी करता है, तो इसलिए इसको घोंसला बनाने की आवश्यकता होती है। इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा घोंसला में ही रहेगा। कोबरा सांप का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी यानी न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका विष तांत्रिक उत्तकों को प्रभावित करता है। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होता है। तो बहुत सारे अंधविश्वास हैं कि सांप काटे तो डॉक्टर को ना दिखा करके झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, और फिर वो अपना जान गंवा बैठते हैं। तो आप प्लीज़ जैसे ही आपको सांप काटे, आप अपने निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में दौड़िए, आसपास जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ आपको इसका एंटी वेनम मिल जाएगा और आप उससे ठीक हो जाएंगे। तो 173 का आंसर हो गया किंग कोबरा। नंबर 174, पेशी थकान के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अब क्या होता है? तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, मान लेते हैं 5 किलोमीटर आप दौड़ गए, तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है।
यानी इसका ये कारण है कि आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का संचय हो गया है। ठीक है, अब थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मल बात है। फिलहाल वो नीचे वाला लाइन कोई काम का नहीं है, तो पेशिया थकान के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। नंबर 175, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। कभी कभी अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो दो टाइप का टेम्परेचर होता है। एक बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन थोड़ा सा हवा भी चलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक ऐसा भी मौसम आता है गर्मी के टाइम में, या वो बरसात शुरू होने वाला रहता है और गर्मी का एंड होने वाला रहता है, तो उस टाइम आर्द्रता जो है वो चरम सीमा पे रहता है, यानी ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, ना तो आपका शरीर वाष्पित हो पाता है, इस कारण से आपको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो मुख्य बात यह है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, और ये आर्द्रता जैसे ही होगा आप समझ लीजिए बारिश होने वाला है। तो मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अब पसीना कैसे वाष्पित होता है? तो वाष्पीकरण होगा, तब आपका शरीर कैसा लगेगा? ठंडक महसूस होगा, सिंपल सा बात है। नंबर 176, एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीजाकुरण के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी कभी अगर आप गौर करें तो आप घर में जो चना होता है, सूखा चना, उसमें अगर पानी भिगोएंगे तो वो 1 से 2 दिन में अंकुरित हो जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आप पानी भी दिए, उसमें उचित टेम्परेचर भी है और ऑक्सीजन भी है, और ये फ्रीज में भी अंकुरित हो जाता है। तो एक पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो इसमें मैं लिखा हूं, इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको अगर ऐसे में क्वेश्चन दे दे कि बीज के अंकुरण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश, आपको क्वेश्चन में दे देगा किसका आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके, पौधे में बीजांकुरण 2 प्रकार का होता है, एक है भूम्युपरिक और दूसरा है अधोभूमिक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर का आपको याद रखना है। चलिए 177 में क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 177, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। तो जिसके शरीर में फैट बढ़ जाता है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज जो है, आपका श्वास नली जो है उसमें श्वास जाएगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस कारण से आप किस चीज़ का तेल का सेवन करें? तो सूरजमुखी का तेल। अब ये सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है, या आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। नंबर 178, मोती की रासायनिक संरचना किसकी बनी होती है? इसका बहुत सारा हार मिलता है मार्केट में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है? तो मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं एरागोनाइट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचीयोलिन पाया जाता है। एक्चुअल में कांचीयोलिन एक प्रोटीन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम भी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। इसके अलावा जो चौक होता है, जो बोर्ड पे लिखने का काम आता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सबका सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो इतना आपको याद रखना है। नंबर 179, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है, रेड पेंसिल जो आप देखते हैं, जिससे आप लिखते हैं, वही होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगर आपसे ये कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हो गया, और अगर आपसे पूछे कि कोयला में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो वो एंथ्रासाइट है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें 90% के आसपास कार्बन मौजूद होता है। तो 179 का आंसर हो गया ग्रेफाइट। पॉइंट और याद रखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा कुचालक है। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का सूत्र एग्जाम में आता है HGS है, और सिंदूर मरकरी का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था NCERT आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 18, जिसमें हम सब 180 क्वेश्चन तक देख लिए 171 से।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेट नंबर 19 के साथ। ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। दूसरी बात, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी ऑन प्रोसेस है, उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। 6 क्लास का एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसे मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप 2 से 3 महीने में मैं एनसीईआरटी पे फोकस करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहे वो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हो, साइंस का एनसीईआरटी हो, पॉलिटी का एनसीईआरटी हो या इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी हो, तो चारों एनसीईआरटी हम सब खत्म करेंगे, जिससे कि आपका बेस बन जाएगा और आप कोई भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।